आप देखें न्यूज 24, आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। वो शख्स जिसकी तलाश इस समय पूरे देश को, पूरी सरकार को है, वो कहां है सिर्फ एक आदमी जानता है, और वो आदमी इस समय न्यूज 24 पर मेरे साथ जुड़ गया है। नाम है विजय अग्रवाल। आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं विजय अग्रवाल। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं और 11,400 करोड़ के पीएनबी घोटाले में मुख्य अभियुक्त, मेन अक्यूज्ड नीरव मोदी, उनके वकील हैं, उनका बचाव कर रहे हैं। स्वागत है न्यूज 24 पर आपका विजय अग्रवाल। नमस्कार मानक जी। विजय अग्रवाल, पहला सवाल और बहुत सीधा सवाल। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन के मुताबिक कल सोमवार को ईडी के सामने आपके क्लाइंट नीरव मोदी को पेश होना है। क्या नीरव मोदी हिंदुस्तान आकर ईडी के सामने कल पेश हो रहा है? यह सवाल ईडी को पासपोर्ट अथॉरिटी से पूछना होगा, क्योंकि एक आदमी का पासपोर्ट पहले सस्पेंड किया जाता है, उनको शो कॉज नोटिस दिया जाता है, वो शो कॉज नोटिस भेजते हैं, उसके 15 मिनट के अंदर अंदर उसको रिवोक कर दिया जाता है। तो जब एक आदमी का पासपोर्ट आप रिवोक कर देंगे तो भारत देश आएगा कैसे? तो ये दो एजेंसियां आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगी, फिर आदमी पर इल्जाम लगाया जाएगा। आप बहानेबाजी कर रहे हैं विजय अग्रवाल। आप वादा करिए 2-3 दिन में मैं पासपोर्ट दिलवाता हूं, सरकार से खुद बात करूंगा। आप वादा करिए पासपोर्ट मिलते ही नीरव मोदी हिंदुस्तान आ जाएगा। करिए वादा। इसमें मानक जी दो फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो है ये पासपोर्ट का इशू, और ये पासपोर्ट आना चाहिए, और ये मिनिस्ट्री की जो कम्युनिकेशन है, मैं तो कभी भी कोर्ट के और किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे वायदा नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट ज्यादा पावरफुल है। मगर दूसरा फैक्टर इसमें एक और है कि हमारी एक वुमेन एम्प्लॉई हैं कविता जी, उनको अरेस्ट किया गया आफ्टर सनसेट, रात को 8 बजे उनको अरेस्ट किया गया बाय अ मेल पुलिस ऑफिसर, जो कि सीआरपीसी सेक्शन 46 सब सेक्शन 4 के हिसाब से नहीं किया जा सकता है। तो एक ये फियर साइकोसिस क्रिएट कर दिया गया है, एक आदमी को गिल्टी मान लिया गया है, उसको अपनी इनोसेंस प्रूव करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। हमारे कानून में प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस सबसे बेसिक फैक्टर है। मौका नहीं दिया जा रहा है। जब तक एक आदमी मौका नहीं दिया जा रहा नहीं होगा, पासपोर्ट सस्पेंड करके 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था। विश्वास नहीं होगा, पासपोर्ट सस्पेंड करके 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था कि जवाब दीजिए वरना पासपोर्ट रिवोक हो जाएगा। कोई जवाब नहीं आया, इसलिए पासपोर्ट रिवोक कर दिया गया। ये आप चेक कीजिएगा अपने फैक्ट्स मानक जी। पासपोर्ट का जवाब आया, पासपोर्ट का जवाब मैंने ड्राफ्ट किया, मेरे क्लाइंट ने मुझसे सलाह की, पासपोर्ट का सस्पेंशन का जवाब दिया गया। जो पासपोर्ट को सस्पेंड किया गया वो सस्पेंड सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 क्लॉज सी के हिसाब से किया जा सकता है, मगर उसमें जो फैक्टर्स लिखे हुए थे वो सेक्शन 10(3)(e) के लिखे हुए थे। अब आप कानूनी दाव पे मत फंसाइए, पासपोर्ट अथॉरिटी कानूनी दाव पे मत फंसाइए विजय अग्रवाल। सीधा सीधा जवाब दीजिए, आपका क्लाइंट हिंदुस्तान आ रहा है या नहीं आ रहा? अब सरकारी एजेंसियों पे आप कह रहे हैं भरोसा नहीं है, फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। कोर्ट पर तो भरोसा होगा, कोर्ट के सामने आ जाए, आत्मसमर्पण कर दे, कोर्ट इंश्योर करेगा कि उसके साथ कुछ गलत ना हो और इन्वेस्टिगेशन सही हो। मानक जी, मुझे तो कानून की बात करने के अलावा कुछ और नहीं आता। अगर कानून ही नहीं होगा तो मैं तो आपका असिस्टेंट बन जाऊंगा, आपके स्टूडियो में आकर कुछ तो काम कर पाऊंगा। कानून के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। मैं तो एक कुएं का मेंढक हूं, सिर्फ कोर्ट चला जाता हूं और वहां से आ जाता हूं, और मुझे कुछ नहीं आता। और अगर आप सीबीआई और ईडी बंद कर दें, इन्हीं के 2 तरह के केसेस करता हूं मैं, तो भी मुझे आपके स्टूडियो में आपका असिस्टेंट बनना पड़ेगा। एक मेरी जगह खाली रखिएगा। नहीं, लेकिन आप थे फिर गोल गोल बात करके विजय अग्रवाल मुद्दे से भटका देते हैं आप, और यही आपकी खासियत भी है। इसीलिए बड़े बड़े क्लाइंट जो होते हैं, इस तरह के बड़े बड़े मुकदमों में फंसते हैं, वो आप ही को याद करते हैं। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है विजय अग्रवाल, कोर्ट पर भरोसा है आपके क्लाइंट को या नहीं है? सीधे सीधे बताइए। बिल्कुल ऐसा है जी, मुझे पूरा भरोसा है। आज मैं जो भी कुछ हूं सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैं कोर्ट में, मैं नीरव मोदी की बात कर रहा हूं। आपके क्लाइंट को कोर्ट पर भरोसा है या नहीं है? अगर किसी क्लाइंट को कोर्ट में भरोसा ही नहीं होगा तो मैं उसको अपना क्लाइंट बनाऊंगा ही नहीं। मुझे कोर्ट में भरोसा है तो मैं वकील उसी का बनूंगा जिसको कोर्ट में भरोसा हो। तो कहिए, कोर्ट जिस दिन समन जारी करेगा उस दिन आपका क्लाइंट हिंदुस्तान आ जाएगा। कहिए, वादा करिए। अगर मेरे क्लाइंट को इन्वेस्टिगेशन फेस नहीं करनी, विदाउट अरेस्ट अगर सीबीआई ईडी चार्जशीट कर देती है मानक जी, तो इसको रिकॉर्ड पे ले लें। मैं अपने क्लाइंट को यही एडवाइस करूंगा कि भारत देश आ जाए। अगर चार्जशीट हुई तो आ जाए। कोल स्कैम में
जैसे कि कोल स्कैम में सारे आदमियों की चार्जशीट करी गई है बिना अरेस्ट के। यानी अभी आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान ना आए। इसका मतलब साफ है, अभी आपने अपने क्लाइंट को यही एडवाइस दिया कि हिंदुस्तान ना आए। अभी वो जो क्लाइंट और अटॉर्नी की प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है, मानक जी आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उसके बारे में ना आपको सवाल पूछना चाहिए ना अंदाजा लगाना चाहिए। ये बताइए, मैं अपने कोड ऑफ एथिक्स से बना हूं। नहीं, लेकिन आपने सवाल का मेरा जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कोर्ट समन देगा तो आएगा ना नीरव मोदी हिंदुस्तान, कोर्ट के बुलाने पर तो आएगा। पहले मुझे अपना जवाब पूरा करने दीजिए मानक जी। अगर आप कोई खबर चलाते हैं और उसमें आप बताते हैं कि मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ, मैं आपसे कितना भी पूछ लूं तो आप अपना सूत्र मुझे नहीं बताएंगे, क्योंकि आपके एथिक्स इस बात को गवारा नहीं करते। तो इसीलिए दो प्रोफेशनल्स को एक दूसरे की प्रोफेशनल लिमिटेशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब आप अगला सवाल पूछिए। कोर्ट के बुलाने पर नीरव मोदी हिंदुस्तान आएगा या नहीं आएगा? कोर्ट के बुलाने पर नीरव मोदी जी को यह एडवाइस की जाएगी कि वो हिंदुस्तान आए, मगर वो जो कोर्ट में चार्जशीट विदाउट अरेस्ट दाखिल होनी चाहिए, जैसे कि कोल स्कैम में हुई है, जैसे कि सीबीआई का चैप्टर 12, सीबीआई मैनुअल का चैप्टर 12 कहता है कि आप अरेस्ट ना कीजिए, बिना अरेस्ट के चार्जशीट दाखिल कीजिए। आपका क्लाइंट भगोड़ा है और अभी भी आप गोल गोल बातें कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान आने को तैयार नहीं है, वो कानून का सामना करने को तैयार नहीं है। इससे शक यही होता है कि वो कभी हिंदुस्तान नहीं आना चाहता है। वो 11,400 करोड़ रुपए डकार के और भाग गया है, कभी नहीं लौटेगा वो। मानक जी, आप भगोड़े की डेफिनेशन चेक कीजिए। पहले एक आदमी के समन इशू किए जाते हैं, फिर बेलेबल वारंट इशू किए जाते हैं, फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू किए जाते हैं, फिर सेक्शन 82 में प्रोक्लेमेशन करी जाती है, फिर सेक्शन 83 में उसे भगोड़ा घोषित किया जाता है। विजय अग्रवाल, कानून के मुताबिक भगोड़े की परिभाषा अलग हो सकती है, लेकिन आपको भी पता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का समन है, इंटरपोल ने डिफ्यूजन नोटिस दिया हुआ है, यहां सरकार ने सीबीआई की तरफ से लुकआउट सर्कुलर भी जारी हो चुका है, पासपोर्ट उसके रिवोक हो चुके हैं, सीबीआई ढूंढ रही है, ईडी ढूंढ रही है, इनकम टैक्स ढूंढ रही है और वो आने को तैयार नहीं है। तो भगोड़ा हुआ या नहीं हुआ? मेरे को तो जनाब हर एक बात की सिर्फ कानून की परिभाषा आती है, बाकी परिभाषा मेरे को नहीं आती है। मेरे को तो जितनी जानकारी है, सेक्शन 83 सीआरपीसी मुझे लॉ कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था, तो मैं तो उससे आगे बढ़ने को तैयार नहीं। विजय अग्रवाल, आप अपना मतलब जो मर्जी निकाल सकते हैं, मैं एज ए वकील उससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। विजय अग्रवाल, आप जानते हैं इस समय देश में मोदी सरकार है जी। मोदी सरकार के लिए भ्रष्टाचार कितना संवेदनशील मुद्दा है। उनकी सरकार में मोदी जी की ये पहला घोटाला सामने आया है और उनके कई मंत्री कह चुके हैं धरती के जिस कोने में भी नीरव मोदी छुपा होगा, कॉलर से पकड़कर खींचकर हिंदुस्तान लाएंगे उसे। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? विजय अग्रवाल जी। मानक जी, मैं कांग्रेस के लोगों का भी वकील हूं, आम आदमी पार्टी के लोगों का भी वकील हूं, बीजेपी के लोगों का भी वकील हूं। तो मेरी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं है। मैं तो सबका सम्मान करता हूं और हमारे पास तो जो आ जाए, हम ये नहीं देखते कि कौन किसकी सरकार है, किसकी पॉलिटिकल पार्टी है। हमारे लिए तो हमारा भगवान सिर्फ कोर्ट है। तो फिर आपको ये डर क्यों लग रहा है? सरकार है, कौन क्या करेगा किसी। तो आपको डर क्यों लग रहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगी? इस सरकार की क्या दुश्मनी है नीरव मोदी से, या सीबीआई ईडी की क्या दुश्मनी है? मानक जी देखो, आपको ये बात नहीं शोभा देती कि आप सरकार को और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मिक्स करें। 3 अंग होते हैं, सरकार, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। जो इन्वेस्टिगेशन है वो एग्जीक्यूटिव करता है, प्लीज सरकार को और एग्जीक्यूटिव को मिक्स ना कीजिए। सरकार तो खुद कहती है कि सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी है, तो सीबीआई का अफसर और जो ईडी का अफसर है उसका सरकार से क्या लेना देना? तो फिर सीबीआई ईडी पर आपको भरोसा क्यों नहीं है? क्या दुश्मनी है उनकी नीरव मोदी से? जी यही तो जानने का प्रयत्न किया जा रहा है। आपने आज तक देखा, आपने इस बात पर आवाज उठाई किसी ने कि एक वुमेन को कैसे अरेस्ट कर लिया गया आज शाम को 8 बजे, क्योंकि कानून कहता है कि अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तो कानून के हिसाब से काम ही नहीं हो रहा है। कोई इस बात को आपको कोर्ट जाना चाहिए नहीं है। आप तो वकील हैं विजय अग्रवाल, जाइए कोर्ट, लगाइए वहां पर पिटीशन, कहिए आपके क्लाइंट के साथ और उनके एम्प्लॉइज के साथ अन्याय हो रहा है, कहिए उनका शोषण किया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है उन पर।
तो वो तो हम कर ही रहे हैं हजूर अली, तो आप भी फिर ये बात कोर्ट में कहिए। तो जब एक चीज पे अन्याय होता है तो उस पर आप आवाज नहीं उठाते हैं, दूसरी चीज पे आवाज उठाते हैं। ये तो एक सेकंड 3000 एम्प्लॉइज हैं नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कंपनी के, 3000। उन परिवारों के बारे में सोचा आपके क्लाइंट ने? भाग गया उनको अधर में छोड़कर, खुद घोटाला किया और उन सारे एम्प्लॉइज को मजदार में छोड़कर भाग गया। उनके पास सैलरी नहीं है आज। उनके परिवारों पर क्या बीत रही है? कौन जिम्मेदार इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार है वो जिन्होंने अकाउंट फ्रीज किए। उनको ये देखना चाहिए कि उससे सैलरी तो रिलीज कर दें, बल्कि उसने तो सबको लिखा नीरव मोदी ने कि जनाब इस अकाउंट से कम एम्प्लॉयज की सैलरी तो रिलीज कर दीजिए आप। अगर अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, दुकानें बंद कर दी जाएंगी। विजय अग्रवाल अब गुमराह करने की कोशिश मत करिए। 2 महीने से अपने एम्प्लॉयज को वो सैलरी नहीं दे रहा है। ये झूठ कब तक फैलाएंगे आप? कितना बचाएंगे प्रोपेगेंडा करके अपने क्लाइंट को आप? 2 महीने से सैलरीज नहीं मिल रही है उनको। मानक जी, आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, तो पहली बात तो मैं आपको गुमराह क्यों करूंगा, और मेरे करने से आप होने वाले भी नहीं हैं, इसलिए मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। कहां है नीरव मोदी विजय मेरा अग्रवाल? काम नंबर नीरव मोदी कहां है विजय अग्रवाल? ना काटें। मैं अगर आपने दो बातें की तो पहले मैं दूसरी का भी जवाब दूंगा। दूसरी बात, मेरे को जो भी करना है वो कोर्ट में करना है। मुझे कोर्ट में डिफेंड करने के लिए किया गया है। मैं आपकी इनविटेशन पे आपके चैनल में आया। मेरा कोई प्रोपेगेंडा करने का शौक नहीं है, तो इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल से आप भी बचें, मैं भी बच रहा हूं। ठीक है, कहां है नीरव मोदी? अपना सवाल विजय अग्रवाल, नीरव मोदी कहां है? मैंने आपको ये बताया कि ये क्लाइंट अटॉर्नी प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, प्लीज इस बारे में सवाल ना करें। नीरव मोदी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? ये मैं इस तरह की कोई डायरी नहीं मेंटेन करता हूं। कुछ फॉरेन लॉ फर्म्स हैं जो बिलिंग करती हैं बाय द नंबर ऑफ कन्वर्सेशन, नंबर्स ऑफ ऑफर डिवोटेड। इंडिया में अभी ऐसा सिस्टम शुरू नहीं हुआ है, तो मैं इस तरह की कोई डायरी मेंटेन नहीं करता हूं। ये है। क्या दुबई में आप जाकर नीरव मोदी से मिले थे? जी नहीं, वहां मैं लीगल टीम से मिलने गया था। क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपने नीरव मोदी से बातचीत की है? ये भी मेरी क्लाइंट एंड अटॉर्नी प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आता है। मानक जी, मेरा बड़ा मन है कि आप इतने स्वीट हैं कि सारी बातें आपके सामने रखूं, मगर मैं अपने एथिक्स से बंधा हुआ हूं। दुबई में क्या आप उनकी लीगल टीम से मिले थे? नीरव मोदी की लीगल टीम से आपकी मुलाकात हुई थी वहां? जी जी जी। एक बात बताइए, आप बार बार क्लाइंट और वकील की प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। आपको अंदर से हिंदुस्तानी आपका कचोटता नहीं है विजय अग्रवाल? हिंदुस्तान की गरीब जनता का 11,400 करोड़ लेकर भाग गया नीरव मोदी, आपका क्लाइंट। वकील के तौर पर आप उसका बचाव कर रहे हैं। अंदर का हिंदुस्तानी आपको सोने देगा रात को? गरीब आदमी का पैसा लेकर भागा है वो। ये आपने बहुत ही उम्दा सवाल पूछा। आपको एक समझना चाहिए कि एक डॉक्टर किसी का भी इलाज कर रहा है, उसको नहीं देखना कि किसका इलाज कर रहा है। मेरी नजरों में मेरा कानून, मेरा क्लाइंट बेगुनाह है जब तक कोर्ट फैसला नहीं करती। उस पे पैसा ले जाने का इल्जाम है जो कि अभी साबित नहीं हुआ। इसी तरह से आप लोगों ने यह कहा कि 1,80,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया 2G स्कैम में। इसी तरह से आपने ये कहा कि अरुषि तलवार केस में मर्डर हो गया, मां बाप ने मर्डर कर दिया। अब क्या हुआ? मतलब आप कह रहे हैं घोटाला ही नहीं हुआ? इसी तरह से आप कह रहे हैं घोटाला नहीं हुआ। आप कह रहे हैं पीएनबी स्कैम नहीं हुआ? कहिए साफ साफ, पीएनबी में कोई स्कैम नहीं हुआ। मेरा कहना यह है कि पीएलपी के इल्जाम एफआईआर में सरासर निराधार और गलत हैं। आप जितनी तेज आवाज में पूछ रहे हैं, मैं उससे तेज आवाज में यह कहता हूं कि पीएनबी के इल्जाम निराधार, गलत, बेसलेस, एब्सर्ड। कोर्ट में 5 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया, फिर पूछ रहा हूं, क्या पीएनबी में कोई घोटाला नहीं हुआ विजय अग्रवाल? मेरे हिसाब से कोई घोटाला नहीं हुआ। यह बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, और अगर पीएनबी इसको रिजॉल्व करती तो बैंक का एक एक पैसा सूद समेत वापस। तो वादा करिए फिर। पीएनबी ने अभी भी ऑफर दिया है कि कॉन्क्रीट प्लान लाइए, हमारा पैसा वापस करिए। वादा करिए, दीजिए कॉन्क्रीट प्लान और वापस करिए हिंदुस्तान का 11,400 करोड़।
अब इसमें से हिसाब ले लीजिए मेरे को, लाओ आज मैं आपको हिसाब देता हूं पूरे पैसे का। दीजिए। ठीक है, आप भी बनिए हैं, मैं भी बनिया हूं, हमारी मैथमेटिकल सेंस और अकाउंटिंग सेंस लोगों से अच्छी मानी जाती है, तो आप जरा इसका हिसाब लगा लीजिए मेरे से। हाँ। आज सवेरे टीवी में खबर है, पहले 5,600 करोड़ कहा जा रहा था, आज ईडी की स्टेटमेंट मैंने शायद पढ़ी है, वो कह रहे हैं अमाउंट पहुंच गया 6,400 करोड़ रुपए। तो 6,400 करोड़ रुपए तो ईडी उठा के ले गया है, नंबर 1। नंबर 2, ईडी अभी भी ढूंढ तलाश जारी है ईडी की। नंबर 3, पहली बार ही पहली चिट्ठी में नीरव मोदी जी ने बैंक को बताया था कि जो ये ओवर अ पीरियड ब्रांड डेवलप किया गया है, इसकी 6-7 हजार करोड़ रुपए की वैल्यू है, जिसको अब इस कंप्लेंट बाजी से, बिजनेस को बंद करने से जीरो कर दिया गया। मानक जी, मैं एक आपसे बात पूछता हूं, चलते हुए बिजनेस की ज्यादा वैल्यू है या बंद करे हुए, बदनाम करे हुए बिजनेस की ज्यादा बात है? चोर कोतवाल को डांटे। मतलब नीरव मोदी कह रहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने मेरे 7,000 करोड़ की ब्रांड वैल्यू जीरो कर दी। जो पैसा लेकर भागा है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, और जिससे चोरी किया उसको दोषी ठहरा रहा है। बहुत बढ़िया। मानक जी, मैं 1 मिनट मुद्दे से भटक के आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। आज मुझे अपना कोई सानी मिल गया। मुझे लगता था कहावतें मुझे ही आती हैं, आपको मुझसे अच्छी कहावतें आती हैं, मैंने आज आपसे हार मान ली, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इसको ये मानना चाहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो आप ये मान लीजिए मैं सिर्फ अपना पक्ष रख रहा हूं। क्या नीरव मोदी कॉन्क्रीट प्लान देगा, पीएनबी को पैसा लौटाएगा या नहीं? सीधे सीधे बताइए ना। पहले पीएनबी को कहिए कि ईडी से जाके उनके बक्से से 6,400 करोड़ रुपए तो ले आए। और मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं आपके दर्शकों को, कि जो भी ये हीरे सीज किए गए हैं ईडी ने, वो सारे के सारे उन्होंने बंद करके कोरुगेटेड बॉक्सी में ठप्पा सील सब लगा के पीएनबी के लॉकर में रख दिए। तो ये पैसा हीरो की शेप में पीएनबी के लॉकर में पहुंच चुका है। तो एक काम करिए, आप ही बता दीजिए कितना बकाया है। आप कह रहे हैं घोटाला कोई हुआ नहीं, मेरे क्लाइंट के 6,000-7,000 करोड़ की ब्रांड आपने जीरो कर दी, 6,000 करोड़ रिकवर कर लिया, कितना बकाया है ये तो बताइए, कुछ तो दावा करिए। जी देखिए, मैं तो क्लाइंट की अभी वकालत कर रहा हूं। वैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस नहीं करता हूं, तो मैं अभी इस हिसाब किताब में पढ़ नहीं पाया हूं पूरा। जब केस आगे चलेगा तो ये हिसाब भी लगाया जाएगा। ये भी आप मानिए कि मैं भी जरा अभी केस में नया हूं। चलिए, ये तो आप मानेंगे ना विजय अग्रवाल, क्योंकि मुझे पता है, अभी मैंने जब आपसे कहा कि आपके अंदर का हिंदुस्तानी कभी आपको परेशान करेगा इस मामले को लेकर या नहीं, तो आप थोड़े से भावुक हो गए थे। जी, ये तो आप मानेंगे कि पीएनबी से जितना पैसा उड़ाकर जो भी ले गया है वो आम जनता का पैसा है, ये तो आप जानते हैं विजय अग्रवाल। टैक्स पेयर के पैसे से सरकारी बैंकों के एनपीएस की भरपाई की जाती है, यानी पीएनबी को जो नुकसान हुआ वो हमारी जेब से जाएगा, गरीब जनता की जेब से जाएगा। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं, इस केस में तो एनपीए ही नहीं हुआ अभी तक। आपने कितनी अच्छी बात पकड़ी माने, आज तक आपने कभी भी बैंक की एफआईआर कंप्लेंट देखी होगी तो वो एनपीए होने के बाद देखी होगी। इस केस में चलते हुए गुड अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया। बैंक का 1 रुपया भी ओवरड्यू नहीं था, एनपीए हुआ नहीं। जिन लोगों के एनपीए हो गए उस पर बैंक कोई एक्शन नहीं ले रहा, जिसका अकाउंट अच्छा चल रहा है एक्शन ले लिया गया। एलओयू बिना गारंटी के एलओयू इश्यू करने में कोई फ्रॉड नहीं हुआ, बिल्कुल फ्रॉड नहीं हुआ। इस बात के 3 कारण हैं, अगर आप कारण भी सुनना चाहें, लॉजिक भी सुनना चाहें। हाँ। पहला इसका कारण यह है कि यह बिना किसी की जानकारी के नहीं हुआ, क्योंकि बैंक को इस पे करोड़ों रुपए अब तक बैंक चार्जेस के रूप में आमदनी हुई। नंबर 2, आपके ही चैनल ने शुरू में दिखाया कि बैंक का एक अफसर इन्वॉल्व था। फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 6 अफसर क्यों गिरफ्तार कर लिए गए? आज सवेरे मैंने न्यूज़पेपर में विजय अग्रवाल आधी जानकारी दे रहे हैं, आधी जानकारी दे रहे हैं। आप ही की जिन कंपनियों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उन कंपनियों के विपुल अंबानी, अर्जुन पाटिल, कपिल खंडेलवाल, नितिन शाही और कविता, जिनका आप जिक्र कर रहे थे, ये गिरफ्तार नहीं हुए क्या इस फ्रॉड में? ये भी तो गिरफ्तार हुए। यानी कि कंपनी और बैंक ने मिलकर एक घोटाला किया है। सिर्फ बैंक के ऊपर मत डालिए सारा दोष। मैंने आपको
मैंने आपको ये कहा कि इल्जाम ये है कि बैंक के एक अफसर ने ये काम किया, तो जब 6 अफसर फिर कैसे गिरफ्तार हो गए? जब एफआईआर तो कहती है कि बैंक के एक अफसर ने काम किया। क्या तो बात कर रहे हैं आप विजय अग्रवाल? इतने बड़े वकील हैं, आपको भी पता है कि एफआईआर के बाद जब जांच आगे बढ़ती है तो जानकारी भी बदलती है, जांच का दायरा भी बढ़ता है, सब फंसते हैं उसमें। क्या बात कर रहे हैं आप? एफआईआर की फुल फॉर्म ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। अब मैं आपको कानून नहीं सिखाना चाहता हूं विजय अग्रवाल, इसीलिए मैं कह रहा था आप गुमराह करने की कोशिश मत करिए। मानक जी 3 बातें हैं, आप एक सेंटेंस में 3 बातें कर देते हैं। मैं आपकी स्पीड तो मैच नहीं कर पाऊंगा। आपने अभी में 3 बातें कर दी। पहली बात तो लीगली टेक्निकली आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि एफआईआर में तो एक बात की जाती है, जांच का दायरा बाद में बढ़ता है। मुझे खुशी है कि आपका इतना अच्छा होमवर्क है, मगर मैंने आपको बताया एक एफआईआर का जो बेसिक सबस्ट्रेटम होता है, इस एफआईआर की आत्मा यह है कि बैंक का एक आदमी मिल गया था, वो सब फ्रॉड कर रहा था, तो फिर बाकी आदमी कहां से आ गए? इसका मतलब पूरे बैंक को इस बात की जानकारी थी। दूसरी बात, मेरा काम है अपने क्लाइंट को डिफेंड करना, और मैं आपको गुमराह क्यों करूंगा? ना तो आप मेरे क्लाइंट को सजा दे सकते, जब आप ये कहते हैं विजय अग्रवाल कोई घोटाला नहीं हुआ, उससे मतलब ये कहता है कि पीएनबी के सारे एम्प्लॉइज निर्दोष हैं। जितनी कंपनीज नीरव मोदी की कंपनी के एम्प्लॉइज अरेस्ट हुए हैं वो भी निर्दोष हैं। चलिए उनको तो आप डिफेंड कर रहे हैं, आप तो पीएनबी के भ्रष्ट एम्प्लॉइज को भी क्लीन चिट दे रहे हैं। कोई घोटाला ही नहीं हुआ ये कहकर। मैं आप ये मानिए कि मैं बिल्कुल क्लीन चिट दे रहा हूं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ना पीएनबी के आदमियों ने कोई भ्रष्टाचार किया, ना मेरे क्लाइंट ने उनसे कोई भ्रष्टाचार में मदद की। ये सिर्फ पीएनबी को अपने को बैंकर्स की लायबिलिटी अवॉइड करनी है, उस वजह से ये एफआईआर करा दी गई। तो विजय अग्रवाल जरा थोड़ा हमारा ज्ञानवर्धन करिए। हिंदुस्तान के अलावा हिंदुस्तान के कौन से बैंक में ऐसा होता है कि बिना गारंटी के एलओयू इशू कर दिए जाते हैं और उनको अपने सिस्टम में अपलोड ही नहीं किया जाता है? सीबीएस आपको पता है ना, कोर बैंकिंग सिस्टम, ये उसमें इंफॉर्मेशन ही नहीं डाली जाती है। कहां होता है ऐसा, जरा बताइए मुझे। मानक जी आपका बड़ा निराला अंदाज है, आप पूछते भी हैं साथ साथ बता भी देते हैं। पहली बात तो मैं बिना फीस लिए ज्ञानवर्धन नहीं करता, मगर आप इतने प्यारे हैं कि मैं ज्ञानवर्धन कर देता हूं। लक्ष्मी सहेजनी चाहिए, सरस्वती बांटनी चाहिए, सरस्वती बांटने से और बढ़ती है। तो मैं अब आपका ये ज्ञानवर्धन कर देता हूं कि जो एलओयूज होते हैं बैंक के रेगुलर कस्टमर्स को विदाउट कोलेट्रल इशू किए जाते हैं। इट इज एज पर नॉर्मल बैंकिंग प्रैक्टिस एंड नॉर्म्स, और उनको कोर बैंकिंग सिस्टम में एंट्री भी नहीं की जाती है, ऐसा भी होता है। अब ये आपका जो बात है, ये इसका मतलब फैक्ट्स एंड फिगर पे होमवर्क नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अब आप इस केस पे मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये पूरा केस एक एलओयू पे बेस्ड है। हाँ। आपने दिल पे हाथ रख के जवाब दिएगा, आपने आज तक एलओयू पढ़ा है कभी जीवन में? जी हाँ, पढ़ा है। एलओयू की क्या लैंग्वेज होती है? जी, उस एलओयू में ब्रदर ये लिखा हुआ है कि जो डॉलर्स हैं वो नेस्ट्रो बैंक अकाउंट से मूव हुए हैं। जो इलाहाबाद बैंक एक्सिस बैंक से पैसा आया वो पहले पीएनबी के नोस्ट्रो डॉलर अकाउंट में आया, और फिर डॉलर अकाउंट से आगे डॉलर गए, तो उसकी बैंक में एंट्री कैसे नहीं होगी? जब तक बैंक में एंट्री नहीं होगी तब तक डॉलर चले कैसे जाएंगे? अरे नहीं हुई ना एंट्री विजय अग्रवाल, एंट्री नहीं हुई। ये देखिए, यही तो जांच का विषय है, एंट्री कैसे नहीं हुई? ब्रदर स्विफ्ट से जो संदेश फॉरेन ब्रांच को भेजा गया, स्विफ्ट से जो संदेश फॉरेन ब्रांच को भेजा गया, उसको लिंक नहीं किया गया था कोर बैंकिंग सिस्टम से, और इसी लूपहोल का फायदा उठाया है बैंक के एम्प्लॉइज ने, भ्रष्ट एम्प्लॉइज ने। और आपके क्लाइंट ने खबर यह है कि 1 से 2.5% तक कमीशन दिया है उनको, 1 से 2.5% तक। और आप जानते हैं रिश्वत देना भी अपराध है विजय अग्रवाल। अगर आप ये देखें कि अगर आप तथ्य का सिर्फ एक पहलू देखना चाहते हैं, 7 ब्लाइंड मैन और एलिफेंट की तरह, सिर्फ यू लुक एट द टेल एंड कॉल एट द रोप, यू लुक एट द लेग एंड कॉल इट अ पिलर, तो मैं इसमें मदद नहीं कर पाऊंगा। आपको ये देखना होगा कि जब ये स्विफ्ट मैसेज गया
उसके बाद डॉलर की मूवमेंट्स हुई। डॉलर की मूवमेंट्स बिना बैंक के नहीं हो सकती। आप खुद समझिए, जिस हिसाब से आप कह रहे हैं उससे ये लग रहा है कि सिर्फ मैसेज जाता था, डॉलर नहीं चलते थे। डॉलर डायरेक्टली दूसरे बैंक में और जो लोग एक्सपोर्ट करते थे उनके बीच में चलते थे। नहीं, वहां से डॉलर पहले पीएनबी में आते हैं, पीएनबी से डॉलर आगे जाते हैं। बात आप सही कह रहे हैं, एंट्री कैसे नहीं ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन सच ये भी है, जांच में यह भी पता चला है कि स्विफ्ट बैंक का स्विफ्ट जो सिस्टम था उसका पासवर्ड नीरव मोदी ने ले रखा था। इस तरह उसने बैंक के भ्रष्ट एम्प्लॉइज को खरीद रखा था। जब जांच होगी तो उसमें और आगे ये बात बढ़ेगी। ये देखिए, अभी जांच में क्या पता चला है, कोर्ट में इस तरह की कोई बात नहीं आई। मैं सारी तारीखों पे कोर्ट में पेश रहा हूं। कोर्ट में उन्होंने सिर्फ अभी रिमांड एप्लीकेशन दी है, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और जो चार्जशीट आएगी तभी पता चलेगा। बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ईडी ने जिस तरह जिनसे अटैचमेंट की है, 30 दिन के अंदर अंदर उनको एक कंप्लेंट फाइल करनी है, और जो सीबीआई ने अरेस्ट की है उनको 60 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल करनी है। विजय अग्रवाल, आपके क्लाइंट नीरव मोदी ने जी 11,400 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला करके देश की मोदी सरकार को कितना नाराज किया है, आपको इस बात का अंदाजा है? क्योंकि मोदी सरकार के लिए क्लीन इमेज, साफ छवि, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है। इतना नाराज उन्होंने किया और उसके बाद दावोस पहुंच गए। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में वहां उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। कितना शर्मिंदा किया है आपके क्लाइंट ने प्रधानमंत्री मोदी को, आप जानते हैं? वो छोड़ेंगे नीरव मोदी को? मेरा काम अपने क्लाइंट पे जो इल्जाम लगे उनको कोर्ट में डिफेंड करना है। जो बातें अभी आप कह रहे हैं, ना ये मेरे ब्रीफ में है, ना मैं इस बात की फीस ले रहा हूं, तो ये मेरे परव्यू के बाहर है। इस बारे में मैं कोई ना कमेंट कर सकता, ना मैं इन बातों की जानकारी रखता, ना मैं अपनी इनकी जानकारी लेके अपने फोकस से भटकना चाहता। एक काम करिए विजय अग्रवाल, जो जिन धाराओं में आपके क्लाइंट के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, जिन धाराओं में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, चीटिंग है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग है, आप तो इन सारे के सारे धाराओं से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। बहुत सीरियस केस है ये विजय अग्रवाल, बहुत सीरियस गंभीर मामला है। सारी जांच एजेंसियां आपको पता है किस तेज रफ्तार से लगी हुई हैं इस पूरे घोटाले को पर्दाफाश करने में, सारी संपत्तियां अटैच करने में और जनता का लूटा हुआ पैसा वसूल करने में। आपके क्लाइंट के मन में अगर जरा भी ईमानदारी है, क्यों नहीं वापस आ जाता? पूछ रहे हैं जी हाँ, आपसे पूछ रहा हूं, जरा भी ईमानदारी उसके मन में है तो वापस आकर कानून का सामना क्यों नहीं करता? आपने एक बड़ी टेक्निकल एरर कर दी आज मानक जी। आपने बोला मुकदमा चल रहा है, अभी तफ्तीश चल रही है जनाब, मुकदमा नहीं चल रहा है। आपने अभी कहा आपके क्लाइंट पर मुकदमा चल रहा है, शायद आपका स्लिप ऑफ टंग हो गया। मुकदमा नहीं चल रहा जनाब, तफ्तीश जारी है। तो कहिए जब मुकदमा चलेगा तो आ जाएगा वो? मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है। कह दीजिए मुकदमा चलेगा तो वो आ जाएगा। मैंने अभी आपको ये कहा, बिना अरेस्ट चार्जशीट दाखिल कर दी जाए, मैं अपने क्लाइंट को एडवाइस करूंगा कि वो वापिस आए। आप कोल स्कैम में जो कि जिसमें इल्जाम इससे बहुत बड़े हैं, उनके अंदर बिना अरेस्ट चार्जशीट कर दी गई। सीबीआई का मैनुअल जो है उसका चैप्टर 12 कहता है कि बिना अरेस्ट के चार्जशीट की जाए। तो इस केस में अरेस्ट करने की क्या जल्दी है? छोटे छोटे एम्प्लॉइज को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है? अच्छा, एक बार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब हम डाउनलोड करके उसका चैप्टर देखिए। अगर कोई अपनी गाड़ी लेते हैं, टू व्हीलर लेते हैं, टीवी खरीदते हैं इंस्टॉलमेंट पे, बैंक की अगर एक ईएमआई ना दें, हमारा टीवी उठा के ले जाते हैं, बाइक उठा के ले जाते हैं, 11,400 करोड़ आपका क्लाइंट ले गया और आप उसका बचाव कर रहे हैं। आप कह रहे हैं क्यों गिरफ्तारियां हो रही हैं? जी, मेरे को बचाव करने के लिए ही वकील बनाया गया। आप सोएंगे कैसे रात को विजय अग्रवाल? हिंदुस्तानी नहीं है क्या? मानक जी, गरीब जनता की पैसा, गरीब जनता का पैसा ले गया मार के वो। मानक जी, ये मेरे क्लाइंट पे इल्जाम है। जब 2G का इल्जाम 1,80,000 करोड़ का लगा था तब भी हम फर्स्ट क्लास हो गए। 2G का अभी भी, एक सेकेंड, क्योंकि आपने 2G में अपने क्लाइंट को क्लीन चिट दिलाई लोअर कोर्ट से। विजय अग्रवाल आप भी जानते हैं 2G में अभी क्लीन चिट नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस कैंसिल किए हैं और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप कहें तो पढ़ के सुनाऊं अभी। आप कह रहे हैं कोई घोटाला नहीं हुआ 2G में? जो सिविल मैटर है और क्रिमिनल मैटर है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क। लेकिन करप्शन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। गलत तरीके से लाइसेंस दिए गए थे, कैंसिल कर दिए गए। आज भी वो ऑर्डर स्टैंड करता है सुप्रीम कोर्ट का। आप लोअर कोर्ट का ऑर्डर देख रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नजरअंदाज कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहीं भी ये नहीं कहा कि करप्शन हुआ है। करप्शन हुआ है या नहीं हुआ है ये देखने का दायरा सुप्रीम कोर्ट का नहीं है जनाबे आली। ये जो था ये स्पेशल जज सीबीआई का देखने का दायरा था, जिन्होंने 7 साल तक 10 से 5 देखा और उसके बाद सारे तथ्यों को देखने के बाद फैसला सुनाया। आपका क्लाइंट चोरी और सीनाजोरी क्यों कर रहा है विजय अग्रवाल? उसने पीएनबी को चिट्ठी लिखकर क्या कहा? आपने मेरे कारनामे उजागर कर दिए, अब तो मैं बिल्कुल आपका पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं हूं। पहले तो मैं दे भी देता, जैसे बड़ा एहसान कर रहा था, अब नहीं दूंगा। ये चोरी और सीनाजोरी नहीं है। एक और कहावत आपके लिए। मजा आ गया। अब दोनों का जवाब दिया जाएगा। पहले तो आप ये समझें, आपने चोरी में एज ए जज फैसला सुना दिया, ये इल्जाम है अभी नंबर 1, और हमारे कानून के हिसाब से उनके फेवर में प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। अब जो बात अपनी सीनाजोरी की जो जिसे आप सीनाजोरी कह रहे हैं, मैं उसे एक हेल्पलेसनेस की एक्सप्रेशन बता रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैं चलता बिजनेस बेच देता, मेरी ब्रांड वैल्यू आपने 0 कर दी, एम्प्लॉयज की तनख्वाह मैं दे नहीं पा रहा हूं, आपने मेरे बैंक खाते फ्रीज कर दिए, आपने मेरे से बात नहीं की। बात नहीं की, कोई कॉन्क्रीट प्लान देता पैसा लौटाने का तब बात होती। पीएनबी ने कहा कॉन्क्रीट प्लान नहीं दिया, हवा में बात कर रहे थे। मानक जी जो आपकी स्टाइल है वो ये है, हेड यू विन, हेड आई विन, टेल यू लूज। एब्सोल्युटली। तो अब वो अगर जवाब दिया एंड व्हाई नॉट विजय अग्रवाल? अब आपने जवाब, जनता की 11,400 करोड़ का सवाल है, हमें तो पैसे वापस लाने हैं, हर कीमत पर लाने हैं। आपका क्लाइंट कहीं भी हो, वो पैसे देश को वापस चाहिए, हर हाल में चाहिए। अगर जवाब दिया तो आप कह रहे हैं कि जवाब क्यों दिया, जवाब नहीं देता तो आप कहते हैं देखिए जी चुप बैठा है, जवाब भी नहीं दे रहा। तो दोनों बातें तो नहीं चलेंगी ना मानक जी। मेरा क्लाइंट इस टाइम जो भी कहे, मैंने ये देख लिया कि उसे मिस इंटरप्रेट किया जाएगा, और बल्कि उसको ये और मिस इनसिक्योरिटी की फीलिंग लाने में उस पर शक क्यों ना किया योगदान है। शक उस पर क्यों ना किया जाए? पहले घोटाला किया, 11,400 करोड़ आम आदमी की गाड़ी कमाई, किया जाए, और उसके बाद भाग गया, शक किया जाए, और उसके बाद भाग गया, वापस आने को तैयार नहीं है, इसीलिए शक किया जाता है। जो भी वो कहेगा उस पर शक किया जाए, मान लिया जाए। शक में और गिल्टी में फर्क है। शक किया जाए, गिल्टी ना मान लिया जाए। क्यों? क्या बैंकों का पैसा उस पर बकाया नहीं है? क्या वो लौटाने से इनकार नहीं कर रहा है? क्या वो भागा हुआ नहीं है? मैंने वरना बताइए कहां है वो? दुबई में है क्या? मैंने पूरा हिसाब दिया। दुबई में है क्या? अभी तो मैंने पूरी की पूरी बैलेंस शीट दी है। विजय अग्रवाल, क्या नीरव मोदी दुबई में है? 2 मिनट पहले। और जो आखिरी, अब ये जो आखिरी सवाल पूछा, इसको तो मैं आपको पहले ही कह सका हूं कि जनाब प्लीज ना पूछिए। आप कितने पासपोर्ट है नीरव मोदी के पास विजय अग्रवाल? पाऊंगा कितने पासपोर्ट है नीरव मोदी के पास? इस बात की ये मेरे दायरे में नहीं आता, ना मैंने पूछा ना उन्होंने बताया। क्या बात कर रहे हैं आप? आप कह रहे हैं हिंदुस्तान बुला लूंगा अगर कानूनी हालात सही हुए तो, और आपको यह नहीं पता उनके पास कितने पासपोर्ट हैं? आपने सरकार को जवाब दे दिया कि पासपोर्ट आपने सही तरह से रद्द नहीं किया, और आपको पता नहीं कितने पासपोर्ट हैं। मेरा काम जी, जिस पासपोर्ट का मैंने जवाब दिया उस पासपोर्ट की मैंने बात की, और वो ही मेरे दायरे में आता है। मेरा दायरा आपकी तरह बड़ा नहीं है। मैंने बताया मैं कुएं का मेंढक हूं, मैं तो बेचारा रंगीन कमीज पहनने को नसीब नहीं होती, मैं तो काला कोट पहनता हूं और कोर्ट जाता हूं और आ जाता हूं। पूरे इस समय पूरा देश समझ रहा है विजय अग्रवाल, आपका क्लाइंट चोर है और चोरी करके भागा है। इसीलिए जनवरी के पहले हफ्ते में 1 जनवरी को नीरव मोदी और उसका भाई निशाल भागते हैं, उसके बाद 4 तारीख को मेहुल चोकसी भागते हैं, अमी भागती हैं, और 6 को मेहुल चोकसी भागते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे इस घोटाले की परतें खुलनी शुरू होती हैं, और उसके बाद से आपका क्लाइंट कहां है कोई नहीं जानता। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। इससे क्या मतलब निकाला जाए? एक बात आप देखिए, अगर किसी को भागने का प्लान होता तो वो यहां पे 5,600 करोड़ रुपए के हीरे ईडी के जब्त करने के लिए छोड़ के जाता। तो आप दावा कर रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं कि जो सामान जब्त हुआ है उसकी कीमत 5,600 करोड़ है। आपका भी दावा है? आप कंफर्म कर रहे हैं? पहली बात मैंने आपको बताया कि जिस तरह के आप सवाल पूछ रहे हैं ये तभी पूछे जा सकते हैं जब कॉमन सेंस को आदमी कोल्ड स्टोरेज में ताला मार के रखते हैं, नंबर 1। अब आपने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब दे देता हूं। हाँ। कितना सामान वो लेके गए ईडी का, हजूर अली मैंने तो देखने नहीं गया। ये तो ईडी ने कुछ पंचनामे दिए हैं
और ये जो टोटल की फिगर है ईडी ने डिक्लेयर की है, तो मैं तो वहां पे हिसाब लगाने गया नहीं। अब आप कॉमन सेंस छोड़िए, आप ईमानदारी का ताला खोलिए। मैं घड़ी पहनता हूं, अपने अंदर से हिंदुस्तानी की ईमानदारी की चाबी निकालिए और ईमानदारी का ताला खोलिए जरा, और बताइए जो कीमत ईडी कह रहा है कि हमने रिकवर किया है, क्या वही कीमत है या उसमें भी नकली हीरे हैं? एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, अपनी फाइलें रिट्रीव कीजिए, इससे भी ज्यादा जोशो खरोश में आरुषि तलवार केस में जिसमें हाई कोर्ट से बरी हुए, उसमें भी आपने शुरू में कहा था कि इन लोगों पे ने तो ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। अब आप ताला खोलने, उनकी आंखों में आंखें डाल के माफी मांगने गए आप कि जी शुरू में तो हमने ये खबर चलाई थी और अब आप तो बरी हो गए, हम बड़े आपसे माफी मांगते हैं कि हमने तो शुरू में आपके लिए खबर बुलाई थी, आपको चोर कहा था, आपको भगोड़ा कहा था, आपको ये कहा था। विजय अग्रवाल, आपका एक एक बयान इस तरह का अपने क्लाइंट को नींद आ जाती है, हिंदुस्तानी के नमक की तरह छिड़ रहा है। नींद आ जाती है, आप हिंदुस्तान के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं विजय अग्रवाल। आप किसी को भी, आप हिंदुस्तान के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। बरी हो जाता है। हिंदुस्तानी की गाड़ी कमाई लेकर वो भाग गया और महंगी महंगी गाड़ियां चला रहा था वो। मेरे पास लिस्ट है उसकी, रोल्स रॉयस। जरूर आपको शर्म आनी चाहिए। रोल्स रॉयस गोर्स 6 करोड़ की गाड़ी। जरूर आपको शर्म आनी चाहिए। पोर्श पनामेर 2 करोड़ 30 लाख की गाड़ी। मर्सिडीज 2 करोड़ की गाड़ी। ये गाड़ियां चला रहा था वो आम आदमी के पैसे से और भाग गया। और आप आज विजय अग्रवाल अपने क्लाइंट की तरफ से गरीब जनता के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। मानक जी, मुझे लगता है आपको मुझसे ज्यादा तकलीफ है। मुझे लगता है आप अपने मुद्दे से भटक गए हैं। आप ये समझिए, मैं अपने क्लाइंट का वकील हूं। और आप मुझे क्यों शर्मिंदा करना चाह रहे हैं? आपने ये क्यों कहा मुझे शर्म आनी चाहिए? मैं तो हर हिंदुस्तानी की तरफ से 11,400 करोड़ का हिसाब मांग रहा हूं। विजय अग्रवाल, मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? शर्म आपको आनी चाहिए, मैं आपको बताता हूं, क्लाइंट को आनी चाहिए। जवाब सुनिए, आपको इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि आप शुरू में सिर्फ भावनाओं में बहकर किसी भी आदमी के खिलाफ फैसला सुना देते हैं, और जब आप गलत साबित हो जाते हैं तो आपको सर के बल जाना चाहिए और ये टीवी पर माफी मांगनी चाहिए। वादा करिए। शुरू में देखो हमने ये खबर दिखाई थी और हम गलत साबित हो गए। विजय अग्रवाल, वादा करिए, न्यूज 24 पर देश आपको देख रहा है आज। वादा करिए, अगर आपका क्लाइंट कोर्ट कहेगा, कोर्ट का आदेश मानकर पेश होगा, और दूसरा अगर दोषी पाया गया तो आप विजय अग्रवाल माफी मांगेंगे टीवी पर आकर, पूरे देश से, मुझसे, मेरे चैनल से। कहिए, वादा करिए, माफी मांगेंगे आप। ऐसा है मानक जी, मैंने आपको पहले भी कहा कि कोल स्कैम में जितनी भी चार्जशीट हुई, जब वो विदाउट अरेस्ट हो सकती हैं, तो इसके अंदर चार्जशीट विदाउट अरेस्ट क्यों नहीं हो सकती है? अगर इस केस में विदाउट अरेस्ट चार्जशीट होगी तो हम अपने क्लाइंट को जरूर ये सलाह देंगे कि आप आइए और अच्छा, इसे कहते हैं हेड्स आई विन, कोर्ट में इमोशंस नहीं चलती है। पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप दादा का। मतलब अरेस्ट हम करवाएंगे नहीं उसको, आप बिना अरेस्ट के चार्जशीट करिए। विजय अग्रवाल, आपके कानूनी दावपेच में आप हिंदुस्तान को फंसाइए मत। आपने कहा वो आएगा नहीं, दूसरा आपने कहा बिना अरेस्ट के आप चार्जशीट करिए, और अगर ऐसा करेंगे तो मैं आपको कोर्ट में हरा दूंगा। यही आपका गेम प्लान है। मानक जी, जब कोल स्कैम में विदाउट अरेस्ट चार्जशीट हो सकती है तो इस केस में क्यों नहीं हो सकती? आप शर्तें कौन लगाने वाले? आप होते कौन है? कोल स्कैम आप देश के सामने शर्त रखने वाले होते कौन है कि पहले बिना अरेस्ट चार्जशीट करिए तब मेरा क्लाइंट आएगा? मैं तो आपके सामने कोई शर्त नहीं रख रहा हूं। और मानक जी, आप हैं कौन? आप इसमें कर क्या सकते हैं? आप सिर्फ और मैं अच्छी बातें कर सकते हैं। नहीं, आप एक हिंदुस्तानी को कमजोर मत समझिए। सकते हैं ना, मैं कर सकता हूं। नहीं, एक सेकेंड विजय अग्रवाल, आपने तो लाखों की फीस ली होगी नीरव मोदी से, लेकिन आप एक आम हिंदुस्तानी की आवाज को कमजोर मत समझिए। 11,400 करोड़ छोटी रकम नहीं होती है। सबकी गाड़ी कमाई का हिस्सा है 11,400 करोड़ में। आपको तो सरकार के सामने अगर ये जनता खड़ी हो गई, आप जैसे सरकार कह रही है, कहीं से भी खींच के लाएंगे उसको, और एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा उसे। मानक जी, आपको तो कमजोर समझने की भूल मैं कर ही नहीं सकता हूं। आपको कैसे कमजोर समझ सकता हूं मैं? आप तो इतने पावरफुल हैं। आप तो एक आदमी को गिल्टी करार दे सकते हैं, दे देते हैं। आप तो जज से भी बड़े हैं हजूरे अली। जी नहीं, हम आपको कमजोर कैसे समझेंगे? आपके क्लाइंट आप तो फैसला कर देते हैं, से वो गिल्टी है जी। पब्लिक परसेप्शन में, फैक्ट्स में कोर्ट का फैसला इंतजार किया जाएगा उसका। अब देखिए, हम कह रहे हैं फैक्ट्स कहां है? क्लाइंट कहां है आपका? कहां है नीरव मोदी?
क्या बैंकों का बकाया नहीं है उस कोर्ट पर? में, क्या फ्रॉड कोर्ट एलओयू में, इशू नहीं हुए? क्या गिरफ्तारियां नहीं हो रही है? कोर्ट में पब्लिक परसेप्शन नहीं देखी जाती है मानक जी। कोर्ट कानून के हिसाब से चलता है। आप, मुझे लगता है, अभी भी जहांगीर और पंचायती जमाने में जी रहे हैं। हम रूल ऑफ लॉ से गवर्न हैं। ये जहांगीरी न्याय नहीं है कि जो राजा जी को लगा वो फैसला हो गया। अब फैसला कानून के हिसाब से होता है। मुझे विजय अग्रवाल वाकई समझ, एक तो मैं आपकी बहादुरी की मैं दाद देता हूं। विजय अग्रवाल, वाकई मैं आपकी बहादुरी की दाद देता हूं कि एक ऐसे शख्स का आप बचाव कर रहे हैं जो आज इस पूरे देश का सबसे बड़ा विलेन है। आप जानते हैं, आप जानते हैं नीरव मोदी इस समय देश का सबसे बड़ा विलेन है, मोस्ट वांटेड इस समय, और आप उसका बचाव कर रहे हैं। बहुत मुश्किल काम है, मैं जानता हूं, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन विजय अग्रवाल, एक बात तो समझ लीजिए। आपने तो मुझे, हाँ, नहीं, मैं आपकी दाद दे रहा हूं एक वकील के तौर पर। आप मीडिया के सामने आकर, मेरे चैनल पर आकर मेरे सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन फिर भी विजय अग्रवाल, मानक जी, ये सरकार कॉलर पकड़कर, गर्दन से पकड़कर उसे हिंदुस्तान वापस लाएगी। एक एक पैसे का हिसाब होगा, ये आप भी ध्यान रखिए। और वादा मत भूलिएगा, माफी मांगनी पड़ेगी आपको अगर सजा हुई उसे तो, और ये पैसा रिकवर किया गया तो। मानक जी, दाद देने के लिए शुक्रिया। आपने तो मुझे इतना कुछ कह दिया था, मुझे तो ग्लानि हो गई थी अपनी एग्जिस्टेंस पर ही। चलिए, अब आपने दाद दे दी तो हम भी जरा अपनी पीठ थपथपाकर, मूछें हमारी नहीं तो उन पर ताव भी दे लेते, आज हम भी अच्छे से सो जाएंगे। माफी मांगेंगे ना? माफी मांगने के वादे पर कायम है ना? मानक जी, हम दोनों साथ चलेंगे। जिस एक्यूज बरी हुआ आप उससे माफी मांगिएगा, जिस एक्यूज को सजा हुई हम उसमें माफी मांगेंगे। अच्छा, कुछ तो बताइए, जब आपकी बात हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी उसकी? कॉन्फिडेंट है वो? मैंने तो आपको कहा नहीं। देखिए, आप, ऐसा है, मैं भी, आप तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हेडेड हैं ही, मगर छोटा मोटा सा स्ट्रांग हेडेड मैं भी हूं। आपको एक बात बता देता हूं कि दीवारों पर सर ना पटके, मुझसे इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे नहीं। तो नीरव से बात करा दीजिए। मैं कह रहा हूं, नीरव से डायरेक्ट हमारी बात करा दीजिए फोन पर। मैंने आपको कहा कि मैं कोर्ट में पक्ष रखूंगा, और कोर्ट में द क्लाइंट स्पीक्स थ्रू हिज लॉयर। नहीं, लेकिन आपको देखिए, आप खुद कह रहे हैं मीडिया ट्रायल हो रहा है। ये आपने शिकायत की, मैंने नहीं की। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर मीडिया में आपको लग रहा है कि अन्याय हो रहा है तो नीरव मोदी से कहिए, इंटरव्यू दे दे, फोन पर बात कर ले, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी दे दे, देश खुद तय कर लेगा। क्या दिक्कत है इसमें? अभी सब चीजें समय के साथ होती हैं। हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कीजिए। चलिए, ठीक है। छोटे जेठमलानी विजय अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बहादुरी से मेरे सारे तीखे सवालों का सामना करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विजय अग्रवाल।